दोस्तों, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। देखिए, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन को समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर हमारे चारों तरफ जो होने वाले प्रोसेस हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं। तभी तो हम लोग केमिकल रिएक्शन की बात कर पाएंगे कि आखिर केमिकल रिएक्शन की बात हम कर क्यों रहे हैं। तो फिर उनको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा प्रोसेसेस को। तो हमारे चारों तरफ होने वाली कोई भी फिनोमेना किस कैटेगरी में आ सकते हैं? प्रोसेस की कैटेगरी में आ सकते हैं। और ये जो प्रोसेस हैं, ये प्रोसेस हो सकते हैं दो तरीके के, या तो ये फिजिकल हो सकते हैं या फिर ये केमिकल हो सकते हैं। तो बात आती है कि हम कैसे कैटेगराइज करेंगे, हम कैसे पता करेंगे कि कोई भी होने वाला चेंज फिजिकल है या केमिकल है। अगर किसी प्रोसेस के दौरान किसी नए कंपाउंड की फॉर्मेशन ना हो, मतलब उस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज ना आए, तो आप उस चेंज को या उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फिजिकल बोलेंगे। जबकि अगर किसी नए कंपाउंड की फॉर्मेशन होने लगी, केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज ऑब्जर्व होने लगे, तो फिर हम उसे क्या बोलेंगे? केमिकल प्रोसेस बोलेंगे। जब भी किसी नए कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं होगी, मतलब चेंज या प्रोसेस फिजिकल होगा, तो ऐसे प्रोसेस के दौरान जो आपने स्टेट में चेंज करके या फिजिकल प्रोसेस के दौरान जो आपको ऑब्टेन हुआ है, उस सब्सटेंस को आप वापस से उसकी इनिशियल पोजीशन में भी ला सकते हैं। मतलब जब चीजों को आप इनिशियल पोजीशन में रिगेन कर सकते हैं, तो ऐसे प्रोसेस कहलाते हैं रिवर्सिबल, मतलब जिन्हें उनकी वापस से इनिशियल पोजीशन में लाया जा सके। और जितने भी प्रोसेस रिवर्सिबल होंगे वो कैसे हो जाएंगे? टेम्पोरेरी हो जाएंगे। जबकि अगर केमिकल प्रोसेस की बात करें, तो केमिकल प्रोसेस में नया कंपाउंड बन गया है जिसको हम वापस से उसकी इनिशियल पोजीशन में नहीं ला सकते। जैसे आप दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं, कर्डलिंग ऑफ मिल्क की बात करते हैं, तो क्या आप कर्ड को वापस से मिल्क में कन्वर्ट कर पाते हैं? नहीं। और जब तो फिर ये प्रोसेस कैसा हो गया? इरिवर्सिबल हो गया, मतलब इसको वापस से इसकी इनिशियल पोजीशन में नहीं लाया जा सकता। और ऐसे प्रोसेस को फिर हम बोलने लगते हैं परमानेंट चेंज या परमानेंट प्रोसेस। तो फिर कुछ डिफरेंस की फॉर्म में हम लोग समझते हैं फिजिकल और केमिकल प्रोसेस को। तो जितने भी फिजिकल प्रोसेस हैं, पहली बात वो कैसे होंगे? टेम्पोरेरी होंगे। जबकि केमिकल प्रोसेस कैसे होंगे? परमानेंट होंगे। अभी अभी मैंने बताया था, जितनी भी टेम्परेरी चीजें होती हैं वो कैसी होती हैं? रिवर्सिबल होती हैं। जबकि जो परमानेंट चीजें होती हैं वो कैसी होती हैं? इरिवर्सिबल होती हैं। तो फिर ये प्रोसेस कैसे होंगे? रिवर्सिबल होंगे, जबकि ये प्रोसेस कैसे होंगे? इरिवर्सिबल होंगे। दूसरी बात, नो न्यू कंपाउंड फॉर्मेशन। इसके दौरान किसी भी नए कंपाउंड की फॉर्मेशन भी नहीं होगी। नो न्यू कंपाउंड फॉर्मेशन। जबकि केमिकल प्रोसेस है तो नया कंपाउंड बनेगा, तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड टेक्स प्लेस। फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड। जब कंपाउंड नया नहीं बनेगा तो फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में भी कोई चेंज नहीं आएगा। नो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज। जबकि इस दौरान नया कंपाउंड बना है, इसीलिए केमिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंज आएगा। चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज। कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से हम लोग इन्हें समझते हैं। जैसे फिजिकल में आप मेल्टिंग ऑफ आइस की बात कर सकते हो। मेल्टिंग ऑफ आइस, देखो आइस ले या वाटर ले, दोनों का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? H2O होगा। मतलब आपने आइस ली, आइस किस में कन्वर्ट हो रही है? वाटर में।
आइस का फॉर्मूला भी क्या है, H2O। वाटर का फॉर्मूला भी क्या है, H2O। बस डिफरेंस क्या है, ये सॉलिड फॉर्म में है जबकि ये लिक्विड फॉर्म में। तो क्या केमिकल फॉर्मूले में कोई चेंज आया, नहीं। और जब केमिकल फॉर्मूले में चेंज नहीं आएगा तो फिर कोई नया कंपाउंड नहीं बन रहा, और जब नया कंपाउंड नहीं बन रहा तो फिर वो प्रोसेस कैसा होगा, फिजिकल होगा। और हम जानते हैं आइस को आप वापस आइस को आप मेल्ट कर सकते हैं वाटर में, और वाटर को वापस से फ्रीज करके आइस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस कैसा हो गया, टेम्परेरी हो गया, रिवर्सिबल हो गया। एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है, evaporation of पेट्रोल। देखिए कोई भी चीजें हों, अगर उनके आगे मेल्टिंग, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन या सब्लिमेशन जैसे टर्म लगे होते हैं तो वो हमेशा किस कैटेगरी में आते हैं, फिजिकल प्रोसेस की कैटेगरी में आते हैं। तो फिर केमिकल में अभी हमने एक एग्जांपल देखा था, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, दूध का दही में जमना। तो जब दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं तो तो क्या उसके बाद हम लोग वापस से कर्ड को मिल्क में कन्वर्ट कर पाते हैं, नहीं। तो फिर ये परमानेंट चेंज हो गया, केमिकल चेंज हो गया। आप बर्निंग ऑफ फ्यूल की बात कर सकते हैं, या बर्निंग ऑफ पेट्रोल ले लो, या बर्निंग ऑफ सीएनजी ले लो, ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, फिर केमिकल चेंज या केमिकल प्रोसेस का एग्जांपल हो जाएगा। हम लोग तो बात कर रहे थे केमिकल रिएक्शंस की, तो आगे का हमारा जितना भी डिस्कशन है वो फिजिकल प्रोसेस की बेसिस पे नहीं होने वाला, वो किस बेसिस पे रहेगा, केमिकल प्रोसेस पे। क्योंकि जितने भी केमिकल प्रोसेस हैं उन्हीं को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस मेथड की आप बात करते हैं, जिस वे को आप यूटिलाइज करते हैं, उसी को केमिस्ट्री में आप क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो देखते हैं, समझते हैं केमिकल रिएक्शन को उसकी डेफिनेशन की हेल्प से। केमिकल रिएक्शन, देखिए सिंपली अगर केमिकल रिएक्शन की बात करें तो केमिकल रिएक्शन क्या है, एक मेथड है जिससे कि आप किसी केमिकल प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर पाए। लेकिन डेफिनेशन डिफाइन कैसे करेंगे, तो लिखो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ a chemical compound या chemical substance into another by breaking or making of bonds between atoms। तो क्या है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए केमिकल कंपाउंड इनटू अनदर बाय ब्रेकिंग और मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स। डिफरेंट एटम्स के बीच में जो भी पार्टिसिपेटिंग स्पीसीज हैं, जो पार्टिसिपेटिंग कंपाउंड है, उनके एटम्स के बीच में बॉन्ड के टूटने से जो नए कंपाउंड बनते हैं, जहां पे उन बॉन्ड्स, उन एटम्स के बीच में दोबारा से बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है। तो उस ओवरऑल प्रोसेस को ही आप किसकी कैटेगरी में रखते हैं, केमिकल रिएक्शन की कैटेगरी में रखते हैं। तो फिर बात आती है कि केमिकल रिएक्शन को आप डिनोट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन भी देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन किसका, केमिकल रिएक्शन का। मान लीजिए आपके पास कोई दो स्पीसीज हैं ए और बी जो आपस में रिएक्ट कर रही है। कोई भी जो चीजें जो आपस में रिएक्ट करती हैं किसी प्रोसेस के दौरान, उन्हें रिएक्टेंट बोलते हैं। ए प्लस बी से आप डिनोट कर देते हैं। ये रिएक्ट करने के बाद कोई दो स्पीसीज बना रही हैं सी और डी। जो स्पीसीज रिएक्ट करती हैं उनके बीच में प्लस साइन, जो बन रही हैं अगर दो या दो से ज्यादा हैं तो उनके बीच में भी प्लस साइन।
ये दोनों किस साइड में है, LHS में, जबकि ये कहां पे है, RHS में। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो चीजें LHS में होती हैं उन्हें आप क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। उन्हें क्या बोला जाता है, रिएक्टेंट बोला जाता है। जबकि जो चीजें प्रोड्यूस होती हैं, राइट हैंड साइड पे लिखी जाती हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। और ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंगल हेडेड एरो। सिंपली हम लोग बोल सकते हैं इन ए केमिकल रिएक्शन participating species या reacting species present at LHS which are known as reactant, whereas producing species are present at RHS which are known as product. And both the reactant and product species are separated from each other with the help of single headed arrow. थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। इन केमिकल रिएक्शंस को ही हम लोग केमिकल फॉर्मूले या उनके नामों की हेल्प से भी डिनोट करते हैं, तो उनको समझते हैं एक एक्टिविटी की हेल्प से। हमारी एनसीईआरटी की एक पहली ही एक्टिविटी है जहां मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। वही सिंपल सी बात है, किसी चीज को जलाएंगे तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब भी आप मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ जला रहे हैं तो उस एक्टिविटी की बात कर लेते हैं। एक्टिविटी, पहली एक्टिविटी हमारी एनसीईआरटी की है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम का सिंबल तो जानते ही हैं, क्या होता है, Mg, एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक मास 24। देखिए जब आप मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो क्या होता है, एक व्हाइट डेजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस होती है। डेजलिंग मतलब चमकती हुई, बहुत ज्यादा ब्राइट। तो व्हाइट डेजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस होती है और उस बर्निंग के रिजल्टेंट एक व्हाइट कलर का पाउडर क्रिएट होता है। क्या होगा इस प्रोसेस के दौरान, फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। किसका होगा वो व्हाइट पाउडर, मैग्नीशियम के ऑक्साइड का। मैग्नीशियम ऑक्साइड टेक्स प्लेस। ये तो एक केमिकल प्रोसेस को एक सेंटेंस की फॉर्म में, एक स्टेटमेंट की फॉर्म में हम लोगों ने लिख दिया, लेकिन इसे केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में कैसे डिनोट करेंगे। तो फिर हम बात आती है कि भाई यहाँ पे जो डिनोशन होता है, यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन होता है केमिकल रिएक्शन का, वो दो तरीके से हो सकता है। या तो पार्टिसिपेट करने वाली स्पीसीज के नामों की हेल्प से डिनोट करें, या फिर पार्टिसिपेट करने वाली स्पीसीज के सिंबल्स या फॉर्मूलाज की हेल्प से डिनोट करें। तो पहला जो तरीका है उसे हम लोग बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप वर्ड इक्वेशन तब बोल सकते हैं जब पार्टिसिपेट करने वाली स्पीसीज को आप उनके नामों की हेल्प से रिप्रेजेंट कर रहे हो। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखें, मैग्नीशियम के लिए मैग्नीशियम। फॉर एग्जांपल आपने मैग्नीशियम को लिया था, किसके साथ जलाया, किसके साथ बर्न किया, ऑक्सीजन के साथ। इसके रिजल्टेंट क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यही तो हमने करा था, जो रिएक्ट होने वाली चीजें हैं वो LHS में, जो बनने वाली हैं वो RHS में, बीच में एक सेपरेट करने के लिए सिंगल हेडेड एरो। तो मैग्नीशियम को, ऑक्सीजन को या मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिप्रेजेंट कर दिया उनके नामों से, उनके नेम से। तो फिर ऐसी इक्वेशन को हमने क्या नाम दे दिया, वर्ड इक्वेशन नाम दे दिया। दूसरा होता है यहां पे, दूसरा भी सिंबॉलिक इक्वेशन। देखिए नाम से ही समझ आ रहा है, सिंबल। तो अगर किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली स्पीसीज को उनके सिंबल्स से
या उनके फॉर्मूलाज से रिप्रेजेंट किया जाए तो उसी केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, सिंबॉलिक इक्वेशन बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ऑक्सीजन का सिंबल O होता है लेकिन गैस है, डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, फॉर्मूला क्या होगा O2। मैग्नीशियम ऑक्साइड, देखिए फॉर्मूला या तो हमें याद होने चाहिए, अगर याद नहीं है तो कैटायन और एनायन आने चाहिए, उससे हम फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम आयन +2 चार्ज होता है मैग्नीशियम के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर -2, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो क्रिस क्रॉस करा दीजिए, ये 2 चला जाएगा इधर, ये 2 आ जाएगा इधर, फॉर्मूला क्या आएगा Mg2O2, 2 से 2 कैंसिल, फॉर्मूला आ जाएगा MgO। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया MgO। तो हमने क्या करा, किसी भी केमिकल रिएक्शन में या किसी केमिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने वाली स्पीसीज को उनके सिंबल्स से या फॉर्मूलाज से डिनोट कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में इस रिएक्शन को या इस इक्वेशन को आप क्या बोल सकते हैं, सिंबॉलिक इक्वेशन बोल सकते हैं। देखिए ये भी केमिकल रिएक्शन है, ये भी केमिकल रिएक्शन है, लेकिन अगर किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली स्पीसीज को सिंबल्स की हेल्प से डिनोट किया जाए तो उसे सिंबॉलिक इक्वेशन बोलते हैं, या इसी को आप केमिकल इक्वेशन भी बोल सकते हैं। तो कुछ बातें और समझनी पड़ेंगी यहाँ पे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कुछ टर्म्स जो आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे यहाँ पर इसका क्या मिलता है आपको, व्हाइट पाउडर। एक और चीज हमें याद रखनी पड़ेगी कि जो मैग्नीशियम रिबन है बर्न करता है, बर्न विद वाइट डैजलिंग फ्लेम। देखिए ये चीजें आपको दोनों याद रखनी पड़ेंगी कि मैग्नीशियम का जो रिबन है वो जब जलाया जाता है तो कैसी फ्लेम प्रोड्यूस करता है, व्हाइट डैजलिंग, डैजलिंग का मतलब हाईली ब्राइट फ्लेम, और उसका जो पाउडर मिलता है वो किस कलर का मिलता है, व्हाइट। मान लो एक क्वेश्चन आ गया कि भाई आपके पास ना एक मेटल है, उस मेटल को अगर आप बर्न कर रहे हैं तो ऐसा करने पर व्हाइट डैजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस होती है, तो मेटल को आइडेंटिफाई करिए। तो फिर मेटल को आइडेंटिफाई करने को बचा क्या हो जाएगा, मेटल मैग्नीशियम हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम की क्वालिटी होती है कि जब आप उसे बर्न करेंगे तो वो कैसे बर्न होगा, व्हाइट डैजलिंग फ्लेम के साथ बर्न होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सिंबॉलिक इक्वेशन और वर्ड इक्वेशन को समझने के बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि जो रिएक्शन है वो या तो बैलेंस्ड हो सकती हैं या अनबैलेंस्ड हो सकती हैं। तो अनबैलेंस्ड कब बोलेंगे या बैलेंस्ड कब बोलेंगे। देखिए अभी हमने एग्जांपल लिया था Mg प्लस O2 गिव्स आउट MgO। तो देखो इस साइड में मैग्नीशियम के एटम कितने, 1, इस साइड में भी 1, यहाँ ऑक्सीजन के एटम 2, जबकि यहाँ पे कितना है 1। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जिस रिएक्शन में दोनों तरफ जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन सारे के सारे एलिमेंट्स के एटम अगर बराबर ना हो तो ऐसी सिचुएशन में आप उसे बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन या अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और अगर दोनों साइड LHS और RHS में प्रेजेंट वेरियस एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स अगर बराबर हों तो फिर आप उसे क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो हम लोग बात करेंगे यहां पे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। बैलेंसिंग के लिए हमने 2 को इधर और 2 को इधर मल्टीप्लाई कर रखा है। तो अब देखो यहाँ पे 2 मैग्नीशियम, इधर भी 2, इधर ऑक्सीजन 2, इधर 2 1 2, ऑक्सीजन भी बराबर है, मैग्नीशियम भी बराबर है। तो फिर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या हो गई, कोई भी ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें LHS और RHS में प्रेजेंट वेरियस स्पीसीज के नंबर ऑफ एटम्स क्या रहते हो, बराबर रहते हो। तो डिफाइन कैसे करेंगे, डेफिनेशन भी पूछी जाती है कभी कभी, तो देखते हैं। The equation
is said to be, या द केमिकल इक्वेशन मच बेटर है, द केमिकल इक्वेशन इज said to be balanced if all the atoms of various, if number of all the atoms of various participating species are equal in both LHS and RHS. क्या बोला है? The chemical equation is said to be balanced if number of all the atoms of various participating species are equal, is equal in both LHS and RHS. अगर किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली वेरियस स्पीसीज की नंबर ऑफ एटम्स LHS और RHS में बराबर होते हैं तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग उस केमिकल रिएक्शन को या इक्वेशन को क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो ये बात तो हो गई किसको लेकर के? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को लेकर के। एक और बात आती है कि व्हाट इज द नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट क्या थी? तो क्या रिक्वायरमेंट थी उसको समझते हैं। देखिए हम लोगों ने एक लॉ पढ़ी थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्लास 9th की बातें हैं, जहां हम लोग एक लॉ पढ़ते थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एंटोनी लेवोइजियर ने जिसे दिया था, इन्होंने बोला था मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, nor be destroyed during a process. That is, simple words में इसी को देखते हैं, that is mass of reactant always remain equal to the mass of product, mass of product in a balanced chemical equation. लेवोइजियर सर ने क्या बोला? मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए प्रोसेस, दैट इज मास ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज रिमेन इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट इन ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अगर किसी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो जितना रिएक्टेंट कंबाइन करेगा उतना ही प्रोडक्ट भी सिंथेसाइज होगा। ये एक लॉ थी जो किसने दी थी? एंटोनी लेवोइजियर ने। फॉर एग्जांपल अभी हमने बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन ली थी, 2Mg plus O2 gives out twice MgO। अगर ये बैलेंस्ड ना होती, अगर ये बैलेंस्ड ना होती तो फिर ये 2 यहाँ पे ना होता। ऐसी सिचुएशन मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24U, ऑक्सीजन 16 into 2 32U, मैग्नीशियम 24, ऑक्सीजन
16, मतलब ये कितना आ गया 40। तो इन दोनों का मास भी 40, सॉरी हाँ, इन दोनों का मास आ गया 56 यू, जबकि यहाँ पे कितना आया है 40 यू। क्या दोनों की दोनों बराबर हैं? नहीं। तो मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर नहीं है, क्योंकि ये रिएक्शन कैसी थी? अनबैलेंस्ड थी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने क्या बोला था कि रिएक्शन कैसी होनी चाहिए? बैलेंस्ड होनी चाहिए। अगर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कराना चाहते हो तो रिएक्शन का बैलेंस्ड होना कंपलसरी है। तो ये वाली बात तो सही थी। तो फिर हमने क्या करा, उसको बैलेंस करा। देखो जैसे ही हम लोग इसे बैलेंस करते हैं, टू इंटू 24 कितना हो जाएगा 48 यू हो जाएगा। ये ऑलरेडी 32 यू था, ये 24 प्लस 16 इंटू 2 ये कितना हो गया 80 हो गया। इन्हें ऐड करो 80 यू, इधर भी 80 यू, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की मास क्या हो गए बराबर। तो फिर ये किसको फॉलो करेगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। और हर रिएक्शन को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना पड़ता है। तो इसीलिए जो क्वेश्चन था कि भाई क्या नीड है किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की, तो उसकी बात कर लेते हैं। नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन। क्या आवश्यकता थी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की? तो हम लोग क्या बोलेंगे, टू सैटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए या वैलिडेट करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट थी कि हम लोग केमिकल इक्वेशन को क्या करें, बैलेंस करें। तो यहां तक की चीजें खत्म होती हैं। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आखिर किसी रिएक्शन को बैलेंस करते कैसे हैं। एक दो एग्जांपल की हेल्प से उन्हें समझेंगे। यही एक बेसिक एग्जांपल सबसे पहले यूटिलाइज करेंगे। मान लीजिए हमने ले लिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपसे बोला गया कि इसे बैलेंस्ड फॉर्म में लिखें। एक एग्जांपल की हेल्प से हम लोग समझ रहे हैं किसे, बैलेंसिंग को। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारा टॉपिक है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो पहला काम हमारा क्या होगा, जो बेसिक है, पहले से किसमें कन्वर्ट करें, सिंबॉलिक फॉर्म में। मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ऑक्सीजन O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgU। ये भी हमने देखा, ठीक। इसके बाद हमारा पहला स्टेप तो हो गया यहाँ पे खत्म। स्टेप 2 क्या कहता है, एक टेबल ड्रॉ करिए, ड्रॉ द टेबल। कैसे टेबल ड्रॉ कर रही है वो भी देखते हैं। कॉलम ड्रॉ करेंगे जिसमें इसमें लिखेंगे आप एलिमेंट, इसमें LHS, यहाँ पे RHS। देखो एलिमेंट कौन कौन से, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन। LHS में कितने मैग्नीशियम है 1, RHS में कितने मैग्नीशियम है 1, ऑक्सीजन LHS में कितने हैं 2, RHS में कितने हैं 1। ये हमें नंबर पता चल गया। तो अब इस टेबल से हमें दिख रहा है कि भैया नंबर में डिफरेंस किसके में है, ऑक्सीजन। तो हमें किसको बैलेंस करना पड़ेगा, पहले ऑक्सीजन को। तो देखो LHS में 2 ऑक्सीजन है, RHS में 1 है,
तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करें कि इधर भी 2 ऑक्सीजन हो जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि भैया यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ दो। तो यहाँ ऑक्सीजन जोड़ने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कंपाउंड तो सिर्फ ये बना है, ऑक्सीजन इस रिएक्शन के दौरान नहीं बनी। और जब इस रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन नहीं बनी तो ऑक्सीजन को आप जोड़ नहीं सकते। हाँ, हम लोग इतना कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन थे, यहाँ पर 1 है, तो हम लोग क्या करें, इधर 2 का क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑन मल्टीप्लाई बाई 2 इन MgO इन RHS। RHS में मैग्नीशियम ऑक्साइड में कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, Mg प्लस O2 गिव्स आउट ट्वाइस MgO। देखो इधर भी 2 ऑक्सीजन थे, इधर भी 2 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में मैग्नीशियम भी क्या हो गए, डबल। जबकि यहां पर मैग्नीशियम अभी भी कितना है, 1। तो फिर अब हमें क्या करना पड़ेगा, मैग्नीशियम को बैलेंस करना पड़ेगा। इधर कितने मैग्नीशियम, 2, इधर कितने, 1। क्या करूं, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई करेंगे रिएक्शन हो जाएगी ट्वाइस Mg प्लस O2 गिव्स आउट ट्वाइस MgO। इस तरीके से आपको स्टेप वाइज मैनर में रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। देखिए आप चाहो तो यहाँ पे लैंग्वेज भी लिख सकते थे, टू बैलेंस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बी मल्टीप्लाई बाई 2 इन MgO इन RHS। आप चाहो तो, ये ऑप्शनल है, लेकिन कम से कम इतना आपको करना होता है अपने बोर्ड एग्जाम में मार्क्स को गेन करने के लिए। अगर हम लोग एक और एग्जांपल की बात करें, तो मान लीजिए मैंने एक रिएक्शन ले ली, Fe प्लस H2O। H2O हम लोग कौन सी लेंगे, यहाँ पे स्टीम लेंगे। इस रिएक्शन के दौरान बनेगा Fe3O4 प्लस H2। ये रिएक्शन, इसे बैलेंस करना है। देखो पहला स्टेप क्या था, रिएक्शन को लिखना था, ऑलरेडी हमारी लिखी हुई है। दूसरा स्टेप क्या है, टेबल को ड्रॉ करना है। ठीक है भाई, टेबल को ड्रॉ कर लेते हैं। कितने कॉलम, 3। इधर एलिमेंट, इधर LHS और फिर RHS। एलिमेंट कौन कौन से हैं, आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। देखो आयरन कितने LHS में, 1। RHS में कितने, 3। हाइड्रोजन LHS में कितने, 2। RHS में कितने, 2। ऑक्सीजन RHS में कितने, 4। अब हमें यहां से पता चल गया कि भाई एक तो आयरन डिस्टर्ब है और एक ऑक्सीजन डिस्टर्ब है। आप चाहो आयरन के साथ शुरुआत कर लो, चाहो ऑक्सीजन के साथ शुरुआत कर लो। फॉर एग्जांपल हमने आयरन की बात करी, तो देखो राइट हैंड साइड में कितने आयरन के एटम्स थे, 3। LHS में कितने हैं, 1। तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, 3। तो 3 का क्या कर दें, मल्टीप्लाई। तो रिएक्शन क्या आ जाएगी, 3Fe प्लस H2O गिव्स आउट Fe3O4 प्लस H2। हमारे आयरन क्या हो गए, बैलेंस हो गए। इसके बाद किस पे जाते हैं, ऑक्सीजन पे। इधर कितने ऑक्सीजन, 1। यहाँ पे कितने, 4। तो क्या करूं, 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। रिएक्शन क्या हो जाएगी, 3Fe प्लस H2O गिव्स आउट Fe3O4 प्लस H2। कितने का मल्टीप्लाई करा था, 4 का। अब देखो आयरन 3 इधर, 3 इधर, ऑक्सीजन 4, 4, लेकिन हाइड्रोजन 4 2 जा 8, यहां पर कितने हैं, 2। तो हाइड्रोजन क्या हो गए, डिस्टर्ब। तो हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। कैसे, 4 का मल्टीप्लाई करके। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, 3Fe प्लस 4H2O गिव्स आउट Fe3O4 प्लस 4H2। अब देखो सारे के सारे एटम LHS और RHS में बराबर हो चुके हैं। तो ऐसी सिचुएशन में से आप क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल
रिएक्शन। तो क्या बैलेंसिंग कर पाएंगे? ठीक है, कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस देते हैं, क्वेश्चंस को ट्राई करिए। ये 5 क्वेश्चंस है प्रैक्टिस के लिए जो आपको बैलेंसिंग करनी है। एक चीज को बस याद रखना है यहाँ पे, अगर किसी भी रिएक्शन में, जैसे RHS, इस रिएक्शन को देखते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तीनों के तीनों जगह पे ऑक्सीजन, तो फिर आप ऑक्सीजन की बैलेंसिंग को सबसे लास्ट में करेंगे। अगर कोई भी ऐसा एटम है जो किसी रिएक्शन में, प्रोडक्ट या रिएक्टेंट साइड में 2 या 2 से ज्यादा बार दिख रहा हो, तो उस एटम को बैलेंस सबसे लास्ट में करते हैं, जब बाकी सारे के सारे एटम आप बैलेंस कर चुके हो। बाकी इसके बाद अगली क्लास में हम लोग चीजों को स्टार्ट करेंगे।